अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागी शोशी सुबह मन महल का बलोच दिले जुलाम की अंची शुमर से जिना नमशत करा उम्मीद करा कि शुमे सोई बिंदा चवशी अंची बिता और दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा शुमे सोबे बिंदा ता व जिन्ने बिंदा ता चा वशी अंची बिकम गुली शाहरुख का मर्ची जुम्मा रोची और जुम्मा रोचिया वैदिक मा ज़ाहिरी जुम्मा नमाज मा सजी वानी अल्लमा वानी भले मसूरे का हाफा भी वानी और मुरुच के मगुशा कौमी तबीयत भी बची ना साजी कमो कमो सुस्त हमन तो हम रोज मगुशा के भाई कुरान शरीफ जब वानी तर्जुमा वानी ताकि शुमा सरपत भी में चे वान गए खैर ये तो शुमार मालूम है और सच्ची ना मालूम है ईशन ची अभी गुली शाहरुख का एक कसानी तायद कर गया कि अन्नी छुट्टियाँ चुक्कानी छुट्टियाँ समर वेकेशन और शुमा कोशिश तमें बिकने क्योंकि चुक्का ना गौर फिक्र बिकने था ज़्यादा शपा आगा बैगा मैं लेता मोबाइल यूज़ करना मैं लेता पर्चा के मर्ची बांधा मैं चुक्का नहीं सर बिल्कुल भी तवज्जो न दे गई मन जो गिंद गया माहौल बाज ख़राब से ख़राब तर बह गई मन अंजी इंची चुक्करी जो फितरत अगर मैं नोटिस देखना तो अंजी इंची फितरत जो नॉर्मल लाइफ है तो कोई माँ चुक बीत गई या तीसरा कसानी चुक बीत गई या कसानी चुक्का नहीं जो यक एक्सप्रेशंस यानी साउंड यानी फितरत बैग लूटी आप एमने तो बैदे की मावती चुक्का ना गौर बेकनी और ख़ास कर मर्ची बांधा जो खुला छूट दाता मोबाइल फ़ोन है माँ बच्चे इक्का है नहीं सर ज़र खर्चा करने यानी उसका मेहनत करने यानी उसका मैं मर्द कुर्बानी देगा या डरना रहो गया मेहनत कर गया मजदूरी कर गया तो माँ ते बाकायदा फ़र्ज़ दी क्योंकि चुकी अंचू परवरिश बिका अंचू देखभाल बिका अंचू है ना बुरूदी नहीं क्या होती मात पे यानी कि पे पूरे भरोसा लाग यक मर्द के थी बाज़ औक़ात मर्द जब डन्ना रोती या लोगन डन्ना रोती या मुल्कन डन्ना रोती तो मर्द बेचारग लोगे किफ़ालत कनगा लगी और किफ़ालत तुका आई यार इंचो वहाद न मिलनी क्या होती चुके तरबियत बिका एदा आवती जनीन ने सिर्फ भरोसा का भले जनीन ई भीसा या ई भरोसा या अंचो प्रूशी के होती चुके सही परवरिश न का चुक 24 घंटा ची लैंग्वेज तुका गप्पाई ची फितरत तु गुमा आई गई मोबाइल यूज़ आई मोबाइल तुका छे चार गई मर्ची बांधा अगर मैं टेक्नोलॉजी देवा होता तो बाज़ी अंची साइट्स जो कि मवती मरागिशा अर्दे हर चीज़ें बाज़ खुला बाज़ ओपनली गुशा क्योंकि माँ ये चीज़न ची बिल्कुल भी बेशऊर नहीं या मर्ची बांधा मारा ओपनली अपर करने वास्ते यानी कि दे खुलेआम अबर करने वास्ते बिल्कुल भी लज्जो शर्म कायग न लूटी पड़चा कि ये प्रॉब्लम्स ये मसला जेड़ा माशरा है तो यानी कि चाकर दे तो कस्ता तो बाज़ औक़ात माँ नजाने की अचोक मोबाइल तो चे चार गई बाज़ औक़ात माँ मोबाइल ना एज लॉक न जनी एज लॉक अमशी के अगर तो ती मोबाइल 18 सालन ची कम एज लॉक जने तो अंची साइट या अंची एड्स आइंदी मन नया या जो 18 सालन ची कम में चुकर चारक न लूटी यानी कि वैसे मैकरा 18 साल लेना 20 साल 25 साल चौक की भले ची कि फ़ॉरेन कंट्री अगर बेचारी तो आए नहीं उसूल सर अगर बेचारी तो आबुदा एज लिमिट 18 साल लिखी था कि 18 साल ची अब विचोक जो अस्ती माशरा या चागिरदे हर अड़ो जंजारी या हर सूरत हाल चारत का खैर ज़्यादा ओपन बितना का लेकिन इसी बाद कि माँ अवती चुका ना मोबाइल तो दे गई कसानी चुका ना लेकिन आई एड्स ना क्लिक बिकना और आइन दिमा देखी चीज़ें बेहती हैं चीज़ें जो यानी एज मेंटल एज एक्सेप्ट को तो नका और आमदान चे चौकी जो फितरती चौकी जो रवैया ही आ चेंज बेगा लगी आ चीज़ें तो तजस्सुस करना लगी और आ चीज़ें पट्टपूल करना लगी और पट्टपूल करना ची मैं सजी जाने की हर चीज़ें इंटरनेट तो का मारा अल्लामा मिलती तो दस्तबंदी अमशी और अमी बच्चे की चौक खासकर बच्चे की चौक का अमी कुछ कि अमी बच्चे की चौक जब मज़न बेगा लगी और अमी माहौल तो का मज़न भी कि हर चीज़ आई ये चम्मारा चारक न लोटा दिमाग अगर समझक न लोटा आ चीज़ा ना चार गे और सरपत बेगे कोशिश करेंगे तो ये चुक्कांची बाजी चुक्का ना खतरा ही गोली चारों का तो ती चागिर दे वास्ता कोई खतरा कोई अंचीन शख्सियती मरूदी ने कि सजी चागिरदे चुक्का ना होती लपेटिया बिजीरी अमशी मर्ची बांधा हाथ साथ बह गया मन नफ्सियाती पर्चा की कसानी चौक जब अंची चीज़ चारी जो ये चारक न लूटी कमो नफ्सियाती जोड़ भी साइको जोड़ भी आई चीज़ें तो तजस्सुस करने लगी आई ये एज चीज़ें एक्सेप्ट ना का आई ये चीज़ारा ममबुक्षा के आई चीज़ारा कंट्रोल को तो ना कम यक जज्बाती यक तासुराती यक चुकी कंट्रोल को तो नखनगी तो आ ची भी कि आ गेशन ची गेश आई दिली तुका गेशन ची गेश बयान भी
आ जड़ जीरी और जब यक चुकी अंचो रुदगा लगी तो आ चुक माशरा तुका चागिरदे तुका जब मज़न भी एक नफ्सियाती शख्सियती बनी और ए नफ्सियाती शख्सियत शिकार बाजी चुकबा उफ अल्लाह खुदाए नामा ती चुक्का नहीं कराची मोबाइल फ़ोन आ खास कर भी जीरता वो ती चुक्का नहीं शरी तरबियत बेकनता वो ती चुक्का न चागिरदी हिसाब तुका चागिरदी मयारे तुका ब्यारता वो ती चुक्का ना प्लीज़ दस बंदी की होती चुक्का ना मन अगौती लोगे चुक्का बेचारा अगौती चागिरदे चुक्का बेचारा मर्ची बांधा मात बिल्कुल भी गौर व फिक्र न कन गया कि मैं चुक हरकत चे कन गई मैं चुके शपा आ गया मात वाब आ गया एंड दस्ते कंची चीज़ें जो है ना दुनिया जहान चीज़ा पेश डारक का और मात पे तो दो इन अंचू वाबा क्या यार फिक्र नहीं इससे कि मैं चुक शपे 6 बजे 4 बजे वैसे भी कुदरती तौर पे नेचुरली इंसान आ रहा या कोई भी जानवर आ रहा है कोई भी दुनिया मखलूक आ रहा शपा ज़्यादा आगा बैग न लूटी मैं चुक्का नहीं देम ख़राब बैगी चम गुआत बैगा या हमारा इंडिकेशन मिल लगी भाई तई चुक जो अस्सी रूटीन ची ढन्ना रह गई या ती चुक जो अस्सी रूटी भाई मिजाज मारा गोश गई कम अलर्ट कर गई कि थी चुक जो अस्सी रूटीन ची ढन्ने चीज़ सूच गई या फितरत चेंज बह गई और माँ सिर्फ हमें सूच कर तर तसल्ली दी कि ये जी मजन भी सही हुई इन गोली चारू का इन्ना ए चुक जब मज़न भी इन नफ्सियाती भी और ए चुक बाजी चुक्का ना शिकार का और बाजी चुक इशी अमी नफ्सियाती पने आमाज पा मना उम्मीद है कि मैं इनडायरेक्टली जो गप कर गया शुमा डायरेक्ट आई सरपत बह गए और मन बिल्कुल भी मैं पेश रहा कि मैं बिल्कुल भी लज नकना कि ये स्क्रीन जो मनीगी ये चैनल जो मनीगी ये चैनल तवसुसन ची ये स्क्रीन ज़रिया ची कैमरा ज़रिया ची ममती गोली चारू का ना या होती ग्वाराना ख़ास कर होती ग्वाराना सरपदी विधियाँ कि माँ मारा नी सरपत बैगे मारा नी बाशऊर बैगे कोशिश बेकनी कि माँ वही चागिरदे तुका माँ जो एक भरोसा ही जुड़ता बेचा मर्दिन आदम जब डन्ना रोती कार का माँ ना ब्लेम हमें अब नखना कि आए नहीं सरा मैं पूरे जिम्मेदारी किफ़ालत कन गए जिम्मेदारी जॉब कन गया मजदूरी कन गया अलग अलग जॉब है अलग अलग नौयत अगर कि ऑफिस वर्क भी कन गई तो आज 6 पोजीशन है तुका कन गई ऑफिस वर्क के तुका इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग ज़्यादा मुतासर बीतती पर जाके हर सजी वादा एक जगह फोकस बीतती यानी जिस्म मुतासर बीतती तो मर्दिन नमा ब्लेम कुत नकना बोले अमदा जनीन जो अल्लाह पाक का गोश्ता कि मर्दिन जब डरना रोते तो जनीन आई अमानत अरा अमानत हिफाजत बिका आ अमानत सिर्फ जनीनाद में इज़्ज़त है जिस्म नबी आ अमानत जनीनाद में हर आ चीज़ें लोगे तो कभी जो मर्दिन मिल्कियत भी यानी कि मर्दिन मिल्कियत आइए औलाद आइए जनीन आइए सोरुपो चाहिए ज़र ज़ेवर ए सजीन जो अस्सी एक मर्दिनी होती जनीन दे दस्ता यलदा वो एक भरोसा ही का और अब भरोसा है अगर जनीन बिल्कुल भी भरोसा पामाल बेका या कि हर किस में ना अहली बेका अमानत हिफाजत कनगा तो अल्लाह पाक मार का दिमाग न का गोली चारू का और मर्दिना ना कसानी सलाह दे लोटा कि मनी ब्राता प्लीज़ होती चुक्का न गौर बेकनेता वो चुक्का नहीं दस्तन ची मशीन पर बेपक गलता मरचाए कंची वायलेंस गेम का गया कि चुक्का ना वायलेंस सिक्कारिन गया यानी कि गेम में मोल मुरादा और बेकनी अमेकर मर्दम शुमा खुशी अमेकर शुमा रैंक ज़्यादा बड़ा अमेकर शुमा गेम तो का धीमा रवे अमेकर शुमारा अर्निंग भी तो ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया तो का कसानी न्यूता ना वायलेंस कन के यानी दिमाग माग बाजी नचीन जब इंसान गेम लैबे तो का ये चीज़ा का और आई तो का पिक्चराइज अंचु भी यानी ग्राफिक अंचुशी कि मानी चीज़ें डिटेल चुका मैं अब क्वेश्चन ताकि मैं बेसम यानी ग्राफिक अंचुशी चूँकि असली मर्दुमा और आया ना जनगन ची अंचु ब्लीडिंग भी जैसे कि असली मर्दों में भी तो बैदे कि माँ ई वायलेंट गेमा ये चीज़ा ये मोबाइल फ़ोन आती चुके कर अंची बिदारी ना अगर मदाश्त नकनी या कादती तो आई अगर एज रिस्ट्रिक्शन भेजनी एज लॉक भेजनी और अगर मैं ए भी कुछ नकनी तो आइए एक्सेस कम अज़ कम आ मोबाइल है एक्सेस मर्चा बाजी चीज़ बिकता ये टेक्नोलॉजी दौरे तो कश बाजी चीज़ करें तो आइए आ मोबाइल एक्सेस वती मोबाइल आ मोबाइल जो अस्ती वती मोबाइल तो ताकि ट्रेस को बेकने में चुक 6-4 गई 6 साइट पच कनगी को जाम चीज़ें तो का ये ध्यानी और 6 चीज़ें तो का ये शमूलियती तो गोली चारू का कम बेश अमशी
कि हिफाजत बिकनती का सारी मासूमी चुक्कानी मर्ची बंदा माता न चीज़ी वो तो वर्गा पात काया मन हैराना कि यक अगर मर्दों में गौर काश में चुक्कर तो आप बेहतरीन गौर का और यहाँ बाज़ माँ दीतगा क्या इन चुक्का नहीं अगर कसी शिकायत भी करती तो माँ तो क्या मैं चुक्का चीज़ ज़्यादा ईमानदार दयानतदार और शरी चुक नहीं थी भले मन शुमारा बख्शा मैं चुक्कर अमिकर चागिरदे डरने मर्दों में फितरतन ची वाकिफ़ा अमिका माँ वाकिफ़ नबी पर चकी मैं चुक जब लोगा कहती ज़्यादा इंटरेक्ट न कर ज़्यादा मैं माँ का पुत्रान न का और ज़्यादा मैं माँ वती फितरत शेंग न का चुक हमा का सारा चुक की जो हरकत आ डरने मर्द तुम्हारा मालूम बा और डरने मर्दम जब लोग शिकायत करा तो पट्टपोल बिकने कि आया ए अबर रास्ते या द्रोगी अबेद चाहिए कि शुमा मर्द में दफा बंद बिकने और आइए चीज़ें बोक्शी खैर इधर मर्दिन बाज बाशौर लेकिन मैं जानी ना रसम सरपत कनक लूट गया कि मनी ग्वारा वती माती हिस्सा खमो बेदारता वती माती जज्बाता कमो बेदारता एदाश में चौक ख़राब है गया और ख़राबी चौक जब मज़न भी तो चागिर्द चुक्का ना अटैक का दिगे ख़राबी पीदा कम तो वती तालाब वास्ता शरी शरी मछली बेबालता ना कि ख़राबी मछली की सजी तालाब आरा सजी इसमें जाहरा जो अस्सी ख़राब बेका हमशी वज़ीर कसानी ब्रेकी पता साड़ी भी में मर्ची प्रोग्राम बाज़ इंफॉर्मेटिव रोगी मर्ची हम माँ बाजी शमशांग देगी चीज़ें तो का ख़ास कर मत चम्मानी बीमारियाँ नी नामा गिरी मर्ची और ज़ीरी कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं घूम देता वशत के गोली चारू का ब्रेकन जिसारी अंजू की मगपाई थी कि प्लीज़ वधी चुका ना बिदार था खासकर मच्छी में जो प्रोग्राम करनी बाज़ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ही खासकर मैं जिसमें अमा आज़ा जो मैं खूबसूरती मैं वशरंगी या मैं रोशनाई में जो चारी या कलरफुल जो दुनिया रंग बिरंगी जो माहौल हमारा पेशदारी मैं यानी कि मेन चीज़ मैं दीद में चम जो कि मैं जिसमें वास्ता बाज़ अलमिया अर्ची रनीसी आई अर्जिश मालूम है खैर माँ अक्सर मर्ची बांदा मां न जाने कि मैं चम्मानी प्रोटेक्शन मचूँ बिकनी मचूँ ईशन हिफाजत बिकनी हिफाजत तो खैर माशन अंचू खतरा है तो कमान कनी अलग अलग जिता इन अगर लेंस नहीं गप्पा बिकना अगर माँ मोबाइल फ़ोन है गप्पा बिकना अगर माँ बीमारियाँ नहीं गप्पा बिकना हर चीज़ में चम्माना अल्लाह मुतासिर करती अगर माँ रोजनाई है गप्पा बिकना तो मर्ची जो अस्सी मामी चम्मे जो लाती मसला जीड़े आम शनिवार गप कनी और मैगमा गप कन के वास्ते मैगमा मौजूद ही कलीमुल्ला शेख विट्रियो रेटिनल सर्जनी और मैंने की चम्मानी डॉक्टरी मैं ज़बाना चम्मानी डॉक्टरी सर वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा आपसे मिलके और अच्छा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम जाने वाला है ख़ासकर मेरी आंखों के लिए जो कि मुझे भी बहुत ज़रूरी है पूछ कर मतलब जानना। और मैं भी जो है ना वो थैंकफुल हूँ विश टीवी का विश न्यूज़ का वश न्यूज़ का जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि मैं अपने जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनको अपना मैसेज दे सकूँ स्पेशली जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको उनकी आँखों की सेहत के बारे में आगाही दे सकूँ। और मैं स्पेशली मुर्शिद हॉस्पिटल का भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिनमें जहाँ पे मैं पेशेंट्स को सर्व करता हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके प्लेटफॉर्म से दोनों का थैंकफुल हूँ कि ना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से मैं सर्व कर सकता हूँ। बिल्कुल आपके हॉस्पिटल की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे जो है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अफोर्डेबल नहीं हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत आजकल जो माहौल चल रहा है बीमारियां तो आती जा रही हैं लेकिन ख़ास बात यह है कि वो जो है हेल्प भी करते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा अगर हम आंखों की बात करें तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप एक डॉक्टर के नज़रिए में आंखों की कितनी अहमियत होती है कितने नाजुक होते हैं हमारे अज़ाओं में। जी देखें मैं आई सर्जन बना ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जो है ना अपनी मेडिकल फील्ड में आते ही अंदाज़ा हुआ था कि जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सब वाइटल हैं पर इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फॉर ह्यूमन बीइंग वो हमारी आइज़ हैं क्योंकि लाइफ विद आइज़ और लाइफ विदाउट आइज़ देयर इज़ अ बिग डिफरेंस और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप दुनिया की रंगीनियाँ उस अंदाज से देख ही नहीं पाए। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जिसका जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है। और जो हमारी आँखों की सेहत है वो हमारे जिस्म की सेहत से बहुत लिंक्ड है। अगर हमारी आँखों की सेहत अच्छी होगी
तो उससे हमारे पूरे जिस्म की सेहत अच्छी रहेगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे हमारे काम करने की सलाहियत बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसकी अहमियत तो मैं समझता हूँ शुरू से अब तक जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो पहले के कुछ चंद साल अगर हम देखें और आज हम पाकिस्तान का जो आंखों की बीमारी का रेशो देखें कितना बढ़ गया है? देखिए, मैं जैसे एक वेटरनरी सर्जन हूँ, तो हम बहुत सारी रिसर्चेस भी करते रहते हैं। तो मैं जो एग्जैक्टली जो हमारे आजकल डाटा हमने पब्लिश किए हैं उनमें उनके मुताबिक जो आंखों की बीमारियां हैं वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ रही हैं। एक एग्जांपल ले लूँ कि जो शुगर या जिसको ज़ियादतीस या डायबिटीज़ बोलते हैं, उसका आंखों पे असर आज से 10 साल पहले बहुत कम था, अब वो 10 गुना तक बढ़ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसकी बेसिक वजह हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो हमारी खेल स्पोर्ट्स से दूर हो जाना, हमारा जो भी हमारा अभी लिविंग स्टैंडर्ड है या जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो एक मेन फैक्टर हो गया है। दूसरा, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है बिल्कुल, जिसने हमारी आंखों की बीमारियों को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। अच्छा, हम जो बीमारियों के बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, लेकिन हम जो बेसिक बात करें वो ये है कि घरों में बैठकर, जैसे कि पहले ये होता था कि घरों में अगर सहन होती थी तो वहाँ पे लाइट आती थी, सूरज की रोशनी आती थी, खुला सहन होता था हमारा। और आजकल तो डब्बे जैसे हम लोग सब डरबों में रहते हैं, मैं खुद भी ऐसी हूँ। तो फिर क्या असर होता है 24 घंटे एक घर के लाइटों में रहने का, या कुदरती लाइटों की, यानी कि सूरज की रोशनी की कितनी ज़रूरत है? सूरज या चांद की रोशनी? देखें, इसका एक आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकती हैं कि आज से 10 साल पहले कितने कम लोग थे जिनको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 5 to 6% लोग ऐसे हैं जिनको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। और ये जो ग्लासेस लगने की जो बहुत सारी वजूहत हैं, पर इसमें जो बहुत इस वक्त रेजिंग है, जो कॉज है इन आँखों के ग्लासेस लगाने का, वो इंडोर एक्टिविटी का ज़्यादा होना है और आउटडोर एक्टिविटी का ख़त्म हो जाना है। और जो स्क्रीन यूज़ जो हमारा बढ़ गया है, और स्पेशली इंडोर स्क्रीन यूज़, ये एक बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है हमारी आँखों की रिफ्रैक्टिव एरर्स को, जिनकी वजह से हमें ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। अच्छा, पहले ये होता था सिर्फ एक कंप्यूटर होता था जिसमें हम एक टाइम, हमारे 4 भाई 5 भाई सब अपने अपने टाइम में बैठते थे। 1-2 घंटे की टाइमिंग होती थी। अगर ऑफिस में भी देखें, आजकल मोबाइल आ गया है, तो उस बारे में ज़रूर बात करेंगे, खासकर बच्चों में जो बीमारियाँ आ गई हैं। अच्छा, आंखों की कमज़ोरी यानी कि ब्लर होना आंखों का, तो क्या ये निशानदेही करती है कि आंखों को बड़ी बीमारी लग सकती है? लेकिन नहीं, अगर हम, आपने जैसे कहा कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया, वो किस तरह से फॉर्म में आता है, उसका इलाज क्या है प्रॉपर, क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है उसमें, ये बताएं। जी देखें, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सुना होता है कि ना आंखों में सफ़ेद मोतिया आ गया, और सफ़ेद मोतिया जिसको हम मेडिकल टर्म में कैटरेक्ट कहते हैं, ये इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें यंग पेशेंट्स में डायबिटीज़ हो गया, या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि जो पैदाइशी होता है, और जो सबसे कॉमन है वो एज रिलेटेड है। मतलब जो एज के साथ जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों में होता है, बुज़ुर्ग लोगों में कैटरेक्ट बहुत कॉमन है। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 to 60% लोगों को आफ्टर 60s जो है वो मोतिया हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें थोड़ी ब्लरिंग फील होती है, पर लोग क्या करते हैं कि इस थोड़ी बहुत ब्लरिंग को आँख की कमज़ोरी समझकर अपना इलाज नहीं करवाते हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं आते। उससे होता ये है कि ये सफ़ेद मोतिया जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी सर्जरी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और फिर वो एक फ्यूचरलेस सर्जरी नहीं रहती। तो मैं जो पेशेंट्स को यही गाइड करूँगा कि जो भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो हॉस्पिटल्स में आएँ, चाहे उनको ब्लरिंग है या नहीं, उनको आना चाहिए, अपना एक बार मुआयना करवाना चाहिए। आफ्टर 40s 1 फुल आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है, जिसमें हम उनके लेंस का मुकम्मल मुआयना करें और देखेंगे उनको मोतिया है या नहीं है। अच्छा, कितना स्पेस देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए हम लोग, मतलब कितने दिन के बाद चेकअप करें, महीनों के बाद? देखिए, अगर आप ग्लासेस यूज़ करती हैं, अगर आप ग्लासेस वियर करती हैं, तो आपको 6 मंथ में एक बार आना ज़रूरी है, और अगर आप ग्लास वियर नहीं करती हैं तो आपको 1 ईयर पर एक आई चेकअप ज़रूरी है।
और सेकंड ये कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई और ऐसा मर्ज़ है, या आप ख़ानदान में आपकी कोई आँख की बीमारी जैसे काला पानी या कुछ भी है, तो उस सूरत में आपको 6 मंथ पर आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, बहुत सी चीज़ मैं डॉक्टर ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं हॉस्पिटल में मेरे सर बोलूँगी, वैसे हैं तो डॉक्टर ही हमारे, मतलब डॉक्टर मुहाफिज होते हैं, अल्लाह के बाद आप ही को देखा जाता है। तो फिर अगर हम ये बाज़ औक़ात आजकल लेज़र ऑपरेशन आ गया है, और एक और चीज़ आ गई है, एक तो होता है लेंस, जी बिल्कुल, और एक होता है आप परमानेंट लेंस जो आंखों में लगाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अक्सर उसमें ये होता है कि क्योंकि हमारी औरतें परमानेंट लेंस लगा तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको घर का काम भी करना ज़रूरी होता है, हीटअप हो जाते हैं, बाज़ औक़ात औरतें डरती भी हैं कि ये मेल्ट हो जाते हैं आंखों में, या पिघल जाता है कुछ ऐसा। और लेज़र ऑपरेशन से भी बाज़ लोग डर जाते हैं कि लेज़र ऑपरेशन आंखों के लिए सही नहीं है, तो क्या ये हकीकत है या नहीं, ये नॉर्मल होता है? देखिए, हम जो कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उसके बाद आँख के अंदर लेंस लगाते हैं, जो एक आर्टिफिशियल लेंस होता है, और वो एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ होता है, और वो लाइफ टाइम होता है। वो एक बार हमने आँख में लगा दिया तो वो ताहयात उसने अपना काम बड़े एहसन तरीके से करना होता है, और उसके बाद उसको किसी किस्म की कोई तब्दीली या ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड ये कि जो लेज़र ऑपरेशन की आपने बात की, वो सबसे जो आजकल मॉडर्न ऑपरेशन है, मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी है, वो फेको एमल्सिफिकेशन है, जिसको आम ज़बान में हम लेज़र ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा। मैं जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ, तो मुर्शिद हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को ये लेज़र ऑपरेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और ये सबसे मॉडर्न फेको सर्जरी है, जिसकी मदद से हम आँख के मोतिये को एक बारीक सी मशीन से पिघला कर निकाल लेते हैं, और उसी बारीक सुराख से हम लेंस भी डाल देते हैं, जो ताहयात लोगों की आँख में रहता है, और उनकी जो नज़र का कम होना वो भी ख़त्म हो जाता है, और नज़र उनकी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, पहले जो ऑपरेशन होते थे, जाहिर बात है इंजेक्ट करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, और बहुत ख़तरनाक तरीके से आंखों का ऑपरेशन होता था, और एक पट्टी बांधते थे, और एक टाइम होता था वक्त के साथ, मतलब कुछ मेरे ख्याल से 1 महीने का पीरियड होता था, या 15 दिन का पीरियड होता था। डॉक्टर ने मतलब ये रिकमेंड करता था कि आपको उठना नहीं है। तो लेज़र ऑपरेशन से भी एहतियात करनी ज़रूरी है या नहीं, हम दूसरे दिन ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं क्या? देखें, यही बात है कि आजकल जदीद दौर में जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज या जो स्मॉल इंसिजन सर्जरीज हो रही हैं, इसका बेसिक रीज़न यही है कि पेशेंट को विजुअल आउटकम बहुत जल्दी चाहिए होती है। हर पेशेंट चाहता है कि मैं जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊं, तो उसमें जो सबसे जो बेस्ट है वो लेज़र ऑपरेशन है, और लेज़र ऑपरेशन के आफ्टर उसमें सिर्फ आपको 2 आवर्स की आई पैकिंग की जाती है, आई पैड लगाया जाता है। आफ्टर 2 आवर्स आपकी नज़र वापस आ जाती है, और उसके बाद 1 वीक तक आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है कि आँख को रब नहीं करना होता, अदरवाइज़ आप अपने काम पर जा सकते हैं, और सिर्फ मेडिकेशन इस्तेमाल करनी होती है। अदरवाइज़ कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म की और जो पहले मुश्किलात थी कि आपने उठना नहीं है, इस रोशनी को नहीं देखना, ये वो सब मुश्किलात का सामना अब नहीं करना पड़ता हमारी। अच्छा, जो हमारी औरतें ख़ासकर काम करती हैं किचनों में, तो इसके बाद वो डायरेक्ट जा सकती हैं, क्योंकि मैंने जो केसेस सुने, शायद वो किसी और वजह से बहुत बदएहतियात भी हैं हम लोग। तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने वहाँ पे एक लेज़र ऑपरेशन हुआ था किसी खातून का, तो शायद वो कुछ दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 5 दिनों के बाद वो किचन में लग गई थी, तो उसकी आँखों को एकदम से हीटअप हो गई आँखें, तो पता चला कि वो उसकी आँखें और ज़्यादा ख़राब हो गई। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ, पर ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब मॉडर्न सर्जरी ना की गई हो। जो पुरानी सर्जरी थी उनमें सूचर्स लगते थे, टांके लगते थे, वो ज़ख्म मजबूत नहीं होते थे। उसकी वजह से अगर आप जल्दी अपने रूटीन काम पर आ गए हो, जल्दी आपने अपना रूटीन वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ता था। पर अब जो मॉडर्न सर्जरी की जा रही है उसमें इस तरह के मसाइल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, पर ये कि ना होने के बराबर हो गए हैं। और स्पेशली जो आजकल सबसे बेस्ट मॉडर्न फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी है विद मॉडर्न मशीन्स, उनमें ये सब कॉम्प्लिकेशन ना होने के बराबर रह गई हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम बात करें लेंसेज की, हम लेंसेज की बातें करें, तो आजकल तो मार्केट में बहुत सस्ते लेंस भी आ गए हैं। हम उसकी टाइमिंग जो है, हर लेंस की टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग तो पूछते ही नहीं है। अगर हम देखें कि 800-500 में हम लेंसेज ख़रीद लेते हैं, एक ये कितना ख़तरनाक या नॉर्मल है?
और ये कि हम दूसरे की आंखों का लेंस पहन लेते हैं, मतलब ये भी ख़तरनाक होता है। मैंने अक्सर सुना है कि इससे इन्फेक्शन हो जाती है। जी देखिए, बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ है और उनका इस्तेमाल के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस होने चाहिए। उनके साथ एक सॉल्यूशन मिलता है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल और उसकी प्रॉपर केयर और उसके बाद उनका यूज़ और उसमें फिर उनकी एक लाइफ होती है कि वो सिंगल डे यूज़ वाले हैं या लॉन्ग डे वाले हैं या एक्सटेंडेड वियर हैं। तो ये और जो कॉन्टैक्ट लेंस है बेसिकली जो है उन जो आजकल कॉस्मेटिकली लड़कियां या ख़वातीन यूज़ कर रही हैं, हाँ, तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है और उससे आँख की पुतली की बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसको जितना हो सके अवॉइड किया जाए और अगर पहनना ही है तो यूज़ करना है तो इसकी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और अपनी आंखों की क्लीनिंग, फिर एक आई फिजिशियन के साथ टच में होना, उसकी रिकमेंडेशन होना। वो पहले आपकी आंख का मुआयना करता है, फिर आपको रिकमेंड करता है कि यस यू आर फिट फॉर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस। अदरवाइज इसको जो आम रूटीन में यूज़ किया जाता है ये इससे बचना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, आपके पास जो मरीज़ आते हैं, जी बिल्कुल, कॉमनली उनमें क्या बीमारी होती है आंखों की? देखिए, जो हमारी आई ओपीडी में आजकल जो सबसे स्पेशली मैं आपको बताऊं मुर्शिद आई हॉस्पिटल में जो आई ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो रिफ्रैक्टिव एरर का है, जिससे हम आम ज़बान में बोलते हैं कि उनको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, उनकी नज़र दूर की ख़राब हो जाती है और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है हमारी पॉपुलेशन में। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हम लोग आजकल स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत बढ़ गया है और स्पोर्ट्स आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और स्क्रीन यूज़ करने के कुछ तरीके हैं, कुछ हिदायत हैं, वो हमारी पॉपुलेशन को पता ही नहीं है। हमारे लोगों को उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिनकी वजह से वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि कोई भी स्क्रीन हम यूज़ करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हाइट जो है वो हमारी जो आंखों का लेवल है उससे नीचे हो। और आप देखें हमारे पास बैंक्स में मतलब मोबाइल, टीवी, कोई भी आप देखें कंप्यूटर स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, स्पेशली आप बैंक्स में देखें या कंप्यूटर स्क्रीन को देखें तो उनके मॉनिटर एक आंखों के लेवल से भी ऊपर लगे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो जब आपकी स्क्रीन का लेवल आपकी आंखों से भी ऊपर होगा तो आपकी आंखों में ड्राई आई होने का खदशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। दूसरा ये कि जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं, तो ये हमारी आंखों को ड्राई करने का तो मैंने सोचा ही नहीं है। देखिए, ये बेसिकली स्क्रीन यूज़ करने के लिए बहुत सारी हिदायत हैं। हम लोग स्क्रीन यूज़ तो कर लेते हैं पर हम उन हिदायत को जानना नहीं चाहते। आइज ब्लिंक नहीं होती ज़्यादा। आइज ब्लिंक ही नहीं होती। जब आइज ब्लिंक नहीं होगी तो वो ड्राई हो जाएगी और जैसे ही वो सूखेगी, ड्राई होगी तो उसमें बहुत सारी आँख की पुतली की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और मेरी मुर्शिद आई हॉस्पिटल में जितनी भी ओपीडी है उसमें मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हिस्सा उन पेशेंट्स का है जो इन बीमारी ड्राई आइज के साथ मेरे पास आ रहे होते हैं। पर ये कि हम जब उनको ट्रीट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो बहुत इम्प्रूव होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है। मतलब जैसे समझें कि जो उनका जॉब होता है, जो उनकी जॉब में थकावट होती है या काम ना करने की जो होती है, जैसे अक्सर लोग यकीन करें आई स्ट्रेन जिसको आई पेन या आंखों की थकावट हम कहते हैं, उसकी वजह से अपने काम में वो एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे होते हैं। वो तो दिमाग भी आपका बिल्कुल फोकस हो जाता है, रहेगा, मतलब आप काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर इससे फ़र्क पड़ता है कि हमें नींद आ रही है, ख़ासकर मैं अपने आप को इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हो रही है, आम रूटीन मेरी भी बनी हुई है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद आ रही है, हमारी आंखें सोना चाहती है, दिमाग सोना चाहता है, लेकिन क्योंकि हाँ आप जैसे कि आपने कहा कि हम मोबाइल में लगे होते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए हमारी आँख में जो है ना एक्यूस ड्रेन होता है, एक ड्रेन का सिस्टम है। तो उस एक साइकिल है। हमें अल्लाह ने जब ह्यूमन बॉडी को बनाया है तो इसमें एक साइकिल रखा है जिसमें आपकी नींद का भी एक टाइम रखा गया है। 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी आँखों का जो समझें कि ड्रेन का सिस्टम है वो बहुत बढ़ जाता है, आँख का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जब हम लोग इस रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आँख के पूरा जो
एक उसकी जो ऐसे समझे कि जो उसकी रेस्ट का जो टाइम होता है हम वो ख़राब कर देते हैं। तो जब उसकी जब एक्टिविटी का टाइम आता है तब वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते लोग। तो मैं यही आपके प्लेटफॉर्म से यही लोगों को कहना चाहूँगा कि 8 घंटे की नींद को ज़रूर करें। ज़रूरी है। अगर एक मशीन को भी हम रेस्ट दे देते हैं उसके बारे में कितना सोचते हैं, अगर पानी की मोटर ही क्यों ना हो, कितना सोचते हैं कि ज़्यादा 4 घंटे चले तो ये ख़राब ना हो जाए। तो हमारी आंखों को भी रेस्ट की बहुत और बेहद ज़रूरत होती है। पहले एक वक्त था जब हम बच्चे थे तो अम्मी अबू जो है वो दोपहर में अलग सुलाते थे, स्कूल से जब हम आते तो एक टाइमिंग होती थी 1 घंटा सोने की, उसके बाद ट्यूशन मदरसे जाते थे, फिर रात को अलग टाइमिंग होती थी सोने की, चाहे हम टीवी भी देखें लेकिन ट्यूशन से पहले हमें रेस्ट दिया जाता था। आज एक टाइम है जब बच्चा आता है तो वो स्कूल वो डायरेक्ट ट्यूशन जाता है या फिर मदरसे जाता है, फिर वो रात तक सोता नहीं है और रात को भी जागता रहता है। लेकिन बड़ों की भी यही रूटीन होगी। एग्जैक्टली। मर्द हजरात ऑफिस से आते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं या वो अपनी आंखों को रेस्ट नहीं दे रहे होते, जबकि हमारे जो अबू थे वो सो जाते थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ा मसला आ गया। अच्छा, आजकल बच्चों में मैं हैरान हूँ, मैं जब बच्ची थी तो मैंने किसी बच्चे की आंखों में बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा कम ऐसे मिकदार में बच्चे होते थे जिनकी आंखें या तो महंगी होती थी या बहुत ज़्यादा बचपन से कमज़ोर होती थी तो उनको चश्मे लगते थे, ग्लासेस लगते थे। आजकल हर दूसरे बच्चे की नज़रें कमज़ोर है। देखिए ना, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि पहले जब हामला औरतें होती थी तो वो अपना बहुत ख्याल करती थी, और जो हमारी जो समझें कि नानियाँ होती थी वो उन औरतों को बहुत समझाती थी कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, और डाइट का ख्याल रखती थी, उनको एक प्रॉपर रेस्ट करवाती थी, फिर उनको बहुत सारे इन्फेक्शियस कॉजेज़ से बचा लेती थी, उनको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ से रोक लेती थी जिनसे जो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन होते हैं, या फिर सबसे अहम बात कि हामला ख़वातीन जो आजकल जैसे बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नहीं खानी होती, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि हामला औरतों को कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, नेचुरल रखना चाहिए। जी। तो ये बातें समझाती थी हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ। तो अब क्या हुआ है कि क्योंकि एक सेपरेट फैमिली का सिस्टम है, उसमें उन औरतों को खुद सब कुछ करना पड़ता है। ड्यूरिंग उनकी जो प्रेगनेंसी होती है, इवन मैंने देखा है वर्किंग वूमेन जॉब कर रही होती हैं, तो उस जॉब के दौरान वो बहुत सारे स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रही होती हैं, फिर वो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का शिकार होती हैं, फिर वो उनके लिए मेडिसिन भी खाती हैं। फिर कुछ हमारी हैबिट्स हो गई हैं ऐसी चीज़ों की, जैसे हम लोगों ने चाय कैफ़ीन को बहुत अपने लाइफ के अंदर ले आए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं वो हमारे जो आने वाले बच्चे होते हैं उन पर असरअंदाज होती है। उनकी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल उनका जो बनना होता है उस पर असरअंदाज होती है, बल्कि आँखों पर भी असरअंदाज होती हैं। और आँखों की बहुत सारी बीमारियों की वजूहात ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दवाइयाँ या मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस लेना, यानी कि हर चीज़ का आपका असर होता है बच्चे को। और ख़ासकर मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैं भी जॉब करती थी, और आपने बिल्कुल सही बात की, वैसे मैं दवाइयाँ नहीं लेती थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर को खुद मना किया कि मुझे दवाइयाँ मत दो, नहीं तो मैं खुद को मेंटली बीमार समझूंगी। तो मैं दवाइयाँ नहीं लेती थी, लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना भूल जाती थी, मैं थक जाती थी तो सो जाती थी, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन चलो अल्लाह पाक ने रहम किया मुझ पे। लेकिन अभी भी पता नहीं कि मेरी बच्ची में वाकई में नज़रों की कमज़ोरी होगी या नहीं होगी, ये बाद में पता चलता है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके साथ मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं आपसे, मतलब अवेयरनेस लेते हैं। अच्छी बात है कि हम लोग बाइल्म हों अपने हर आज़ा के मामले में, और प्रोटेक्टिव हों अपने जिस्म को लेके, अपनी नज़रों को लेके, अपनी मतलब हर आज़ा इंसान के हाथ पैर आँखें सब बहुत कीमती है, अहमियत रखते हैं, कीमती होते हैं। तो गुली चारों का जीरे का सानी ब्रेक के बाद साड़ी भी मैं गाँव बेटा। बहुत के गुली शाहरुख का ब्रेक करन बेकार सारे के मैं जो बास खासी गप्पा करने गए थे कि मैं चूँ थी रूटीन रहा सेफ मिकनी थी चम्मा नहीं वास्ता या थी आज़ा नहीं वास्ता, जो कि बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, पहले अगर मैं, क्योंकि हमारा एक पिछली लाइफ भी हमारी गुजर चुकी है, जो हमारे जो अब्बू हमारे अब्बू मतलब वो लाइफ गुजार चुके हैं, उनसे भी पिछली लाइफ, यानी कि हम लोग 2 जनरेशन हैं, इस टाइम की भी उस टाइम की भी। तो मैं पहले अगर देखूं, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे अब्बू जो है, आपने भी हाशमानी हॉस्पिटल का भी नाम लिया, तो मुझे याद आया कि हम लोग अक्सर वहाँ जाते थे, मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, आंखों के चेकअप के लिए। मैंने कितनी 2-3 बार तो मैंने चेकअप करवाई, जबकि मैं बहुत छोटी थी। तो ये शऊर पहले के लोगों में ये शऊर थी, लेकिन अब नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो आंखों की बीमारी है जिसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है कि आंखें सुस्त हो जाती हैं, वो उनमें देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि बच्चे को बचपन में स्कूल की एज से पहले या स्कूल की एज में उनको ग्लासेस की ज़रूरत होती थी। जी जी। और पहले जो हमारे उस्ताज़ा होते थे, वो जो बच्चा देखने के लिए कॉपी को सही नहीं इस्तेमाल करता था या कुछ ऐसी मिस्टेक करता था जिससे उस्ताद को अंदाज़ा होता था कि इसको नज़र में कोई तकलीफ़ है या बोर्ड पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फ़ौरन जो है ना वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता था और बच्चा जो है ना वो हमारे पास पहुंच जाता था। उसके बाद एक सिस्टम लाया गया जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती थी स्कूलों में। अब क्या हुआ है कि उस्ताद ने ये रोल तो प्ले कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोताही है। और दूसरा ये कि जो स्कूल की स्क्रीनिंग का सिस्टम था वो बहुत से स्कूलों में ख़त्म हो गया है या कम होकर रह गया है, या मैं कहूँ कि कुछ अच्छे चंद स्कूलों में तो होगा पर बहुत से स्कूलों में नहीं है। पर सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि स्कूल जाने से पहले बच्चे को एक बार उनकी नज़र का चेक कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उससे ये जो एक बीमारी है जो जिसकी वजह से वो हमेशा ड्राइविंग के लिए अनफिट हो जाते हैं, जॉब के लिए अनफिट हो जाते हैं, और जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं वो नहीं कर पाते। अच्छा, ये कितना असरअंदाज होता है अगर नज़रों की बीमारी हमें हो और हम उसका इलाज ना करें। जैसे हम में से बहुत से लोग हैं जो ब्लड देखते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा, वक्ती तौर पे, और ठीक भी हो जाता है। तो ये कितना ख़तरनाक होता है हमारे लिए जब हम डॉक्टर को नहीं दिखाते। देखें, हमारी जो आंखें हैं वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड दे आर वर्किंग विद ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी आंखों से देखकर एक इमेज बनाता है। जब हम में से बहुत से लोग जिनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है, जिनको साफ देखने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वो नहीं करवाते, तो हमारी आंखें कंटिन्यूसली अपने ब्रेन को एक ब्लर इमेज देती रहती हैं, ब्लर इमेज, ब्लर इमेज, ब्लर इमेज। फिर होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो उस ब्लर इमेज का आदी हो जाता है, और फिर एक सर्टेन टाइम पर ब्लरिंग जब बहुत बढ़ जाती है, पेशेंट्स हमें कहते हैं कि अब हमारा ऑपरेशन कर दो और अब हमें ग्लासेस दे दो, क्योंकि वो मजबूर हो चुके होते हैं। एट दैट पॉइंट वी कैन नॉट हेल्प दीज पेशेंट्स, क्योंकि तब अगर हम उनकी आंखों में कुछ भी कर दें, हम उनको ग्लासेस दे दें, हम उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दें, कुछ भी कर लें, उनकी आंखें और जो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है या जो उनकी डेवलपमेंट है वो सब ख़राब हो चुकी होती है, वो अंडर डेवलप हो चुकी होती है। तो बर वक्त इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इस सूरत हाल में फिर आप क्या करते हैं? मैं सूरत हाल में अपने पेशेंट्स को यही कहूँगा कि अगर आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री हो किसी बीमारी की, या आपको आंखों में कोई ब्लरिंग हो रही हो, या आपको कोई भी सिस्टमिक बीमारी हो, जैसे आपको शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी है, तो इस सूरत में आपकी एक जनरल चेकअप जिसमें आंखों का मुआयना भी ज़रूरी है वो ज़रूर करवाएं। अच्छा, आपकी बातों से एक बात याद आई। अभी हम प्रोग्राम ब्रेक में हम लोग बात करते कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हो चुके हैं, ख़ासकर हम पाकिस्तानी। अगर कहीं भी दर्द हो भाई, अगर दाढ़ में दर्द है तो हम लोग क्या है, एंटीबायोटिक कोई भी ले लेते कि दर्द मतलब वो सुखा देगा या ऐसा कोई मतलब वो ट्रीट कर देगा हमें, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे जिस्म को, हमारे खून को, हमारी ब्लड को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अक्सर हमारी पढ़ी लिखी औरतें, पढ़ लिखे मर्द हजरात जो हैं वो ये करते हैं कि भाई अगर आँखों की थोड़ी सी कमज़ोरी उनको महसूस हो तो वो क्या करते हैं कि जाके खुद अपने तरीके से ग्लासेस जो है वो आंखों में करके, जब उनको साफ दिखता है, या फॉर एग्जांपल किसी अपने घर के फ़र्द की ग्लासेस वो ले लेते हैं, वो चेकअप नहीं कराते, लेकिन वो उसी से फिर रूटीन में आ जाते हैं। तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला होता है। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि हमारे लोग खुद से, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, जैसे हमारे मुल्क में अल्लाह ने इतना कुछ दिया, इतने
हमारे जो जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो सेमी प्राइवेट हों, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर हों। मैं अपनी एग्जांपल आपको मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम की दूंगा कि वहाँ पर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो जब पेशेंट्स को जो अनअफोर्डिंग पेशेंट होते हैं उनको वेलफेयर में इतनी असिस्टेंस दे रही होती है कि कोई भी पेशेंट को वो वापस नहीं भेज रहे होते। ये मैंने सुना है काफ़ी। मतलब आप देखें जब हेल्थ फैसिलिटी फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है, अगर आप अफोर्डिंग है तो आप पे करें, पर अगर आप नॉन अफोर्डिंग है तो देयर आर मल्टीपल हॉस्पिटल्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, सिर्फ आपको अहमियत सिर्फ कमी इस बात की है कि लोगों को में अवेयरनेस नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो एक फार्मेसी से एक दवाई लेना पसंद करते हैं या खुद से ग्लासेस पहनना पसंद करते हैं, पर इतनी अहम मसले के लिए हॉस्पिटल में चलकर आना पसंद नहीं करते। मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करूँ तो मैं अपनी फैमिली को ऐसे ही बोल रही थी कि आपको अगर कोई भी आपका कोई जानने वाला हो तो ये एक हॉस्पिटल है जो हमारे यहाँ गेस्ट अक्सर आते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता है कि मैं अपने अवाम को बोलूँ कि भाई ऐसी कोई चीज़ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरी फैमिली को पहले से इस बात से बाइल्म थे कि हाँ मुर्शिद हॉस्पिटल है। वो बाकायदा उन्होंने मुझे एड्रेस बताई कि यहाँ पे है, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि वैसे तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हम जाते हैं तो वो हमें ये बेनिफिट देते हैं कि भाई आप जो है अपने बारे में बताएं तो आपको एक रियायत मिल जाएगी। लेकिन वो होता ये है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबी लाइनें होती हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत आसान है। या मैं आपको बताऊं, देखिए ना, अगर कुछ जगहों पर जहाँ पर बहुत आसानी है तो वहाँ बहुत रश है, या फिर वो केयर में बहुत कुछ डिफरेंस है कि भाई जो लोग फ्री वाले हैं या फ्री ओपीडी है वो उनका दिन अलग है, या फिर उसकी टाइमिंग अलग है, या बहुत अर्ली टाइमिंग है, या फिर जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्जरी हो गई, क्वालिटी ऑफ ओपीडी हो गई, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। पर मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम जो सेंटर की जो ख़ास बात ये है कि ये जो भी वेलफेयर असिस्टेंस देता है उससे पेशेंट की जो सर्जरी हो, या पेशेंट की जो ओपीडी हो, या पेशेंट का जो भी एग्जामिनेशन हो, जो भी टेस्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे उसने पेड किया हो, चाहे उसको वेलफेयर मिला हो, देयर इज़ नो डिफरेंस। और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, और मैं देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल की जो 1987 से ये काम कर रहा है, और इस नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल का टारगेट ही नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स, अनअफोर्डिंग पेशेंट या अंडर प्रिविलेज पेशेंट्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है बेस्ट लेवल की। मतलब अगर हम कहें तो सोशली एक्टिव है यह हॉस्पिटल, जो सोशली लोगों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर दूसरे घर में, एक मिडिल क्लास से अपर क्लास फैमिली भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार है, माशी मसलाहात का शिकार है। अगर हम बात करें काला पानी ग्लोकोमा, ये किस तरह होता है? जैसे कि अभी हमने सफ़ेद मोतिया के बारे में आपसे पूछा, तो ये किस तरह से होता है और ये कितना ख़तरनाक होता है? अगर ये हो जाए तो इसका इलाज है? देखिए, काला पानी जिसको हम मेडिकल टर्म में ग्लाकोमा कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई सिम्टम नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको काला पानी है। अच्छा। पेशेंट सिम्टम फ्री होता है, और जो इसकी जो एज ग्रुप है वो 40+ लोग जो होते हैं उसमें ये कॉमन हो जाता है, और इसका कोई सिम्टम नहीं होता। अगर कुछ सिम्टम हो भी जो चंद लोगों को होते हैं, उनमें आई का पेन या आंखों में दर्द होना, या फिर साइडों से नज़र नहीं आना, ये बहुत एडवांस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। पर जो कॉमन पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, सिम्टम फ्री होते हैं अनटिल कि उनकी नज़र बहुत हद तक ख़राब हो जाए, बीनाई एकदम से, और जो नज़र ख़त्म हो जाती है वो रिकवरेबल नहीं होती, वो वापस नहीं आ सकती। तो जिन पेशेंट्स को काला पानी का शुबा हो, या जिनकी ख़ानदान में काला पानी हो, या 40+ एज ग्रुप जो होता है, उसको आकर अपने आँख का मुआयना कराना ज़रूरी भी इसलिए है कि हम एक नॉर्मल चेकअप के दौरान उनके काला पानी को देख लेते हैं। अगर तो उनको नहीं होता तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको कोई ऐसी मेजर डिजीज़ नहीं है। अच्छा, पहले ये तो हम सुनते थे कि मोतिया फट जाना या उसका थोड़ा सा डैमेज हो जाने के बाद काला पानी चढ़ता है। बिल्कुल।
तो ये कौन सा काला पानी है? देखिए काला पानी हम उसको बोलते हैं जब आँख के अंदर दबाव बढ़ जाए। अच्छा। तो कभी कुछ लोग दबाव बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें एक वजह सफ़ेद मोतिया भी है। सफ़ेद मोतिया भी आँख का दबाव बढ़ाता है, पर बहुत सारी और वजूहत भी हैं, जैसे आँख में ट्रेबिकुलर मैशर का बनना या उनका सही काम ना करना, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आँख के बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, या हम सिस्टमिकली बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी लेते हैं जो काला पानी करवाती हैं। अच्छा, आजकल ये गुलाब का अर्क मैं यही बोलना चाहता हूँ। ये रोज़ वाटर है विच इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लूकोमा, और ये हर दूसरा बंदा यूज़ कर रहा होता है। रोज़ वाटर कैन कॉज कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। तो देखिए कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज़ वाटर डालते हैं और उनके बाद उनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों हो जाते हैं, और ग्लूकोमा के जो नज़र चली जाती है उसका वापस आना नामुमकिन है। अक्सर ये जो आँखों की एक बीमारी होती है जिसमें आँख बहुत लाल हो जाते हैं और डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, दर्द होने लगता है, तो उसमें खासकर रोज़ वाटर जो है देखिए मैंने आपको कहा ना, ड्राई आई एक ऐसी डिजीज़ है जो वन ऑफ द काज ऑफ रेड आई है, और ड्राई आई हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। उसकी बेसिक रीज़न हमारी हैबिट्स हैं, हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं जैसे हमारी आंखें ड्राई होती हैं। और ड्राई आई के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए लोग बजाय इसके कि अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, वो इस तरह की लुब्रिकेंट्स या फिर टीयर जेल्स या फिर जो रोज़ वाटर हो गया, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं ख़ुद इस चीज़ में अपने आप को भी शामिल करूँगी, कि हम जो है पढ़े लिखे जाहिल हैं। हम हर चीज़ का इलाज खुद कर लेते हैं, हम खुद को डॉक्टर समझते हैं, चाहे वो आंखों का डॉक्टर हो, पैर हड्डियों का डॉक्टर हो, या मसल्स हार्ट पेशेंट भी अगर हम हो तो हम खुद अपना इलाज करने लगते हैं। या एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गोली चारू का जीर का सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गाँव में था। वाशद के गुली चारू का ब्रेकन सारिया के अंजुमा गप्पा थी माशाल्लाह मर्ची में जो अस्ते खास कर चम्मानी बारे गप्पे और इन जो आसान अल्फाज आनी तो का शुमारा सरपत कनक बैगी ताकि शुमार सरपत भी बेता की चिक्का ज़रूरी आ जाए मैं पूरी जिसमें वास्ता। अच्छा, अगर हम बात करें आजकल बच्चों को भी हम लोग मोबाइल फ़ोन दे देते, कोई टाइमिंग नहीं है हमारी, और अभी छुट्टियाँ हैं। मैं अभी आपके आने से पहले मैं यही बात करी थी कि अभी समर वेकेशन है तो बच्चे 4 बजे तक मोबाइल, लाइटें ऑफ हैं और वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आँखों को और दिमाग को क्या फ़र्क पड़ता है? इसके अलावा शुगर की बीमारी कितना अफेक्टेड है हमारी आँखों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पहला सवाल है कि ना मोबाइल स्क्रीन का क्या असर है हमारी आँखों पर। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो सेहत का सबसे बड़ा इदारा है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उस गाइडलाइन के मुताबिक हमारा जो डेली रूटीन का जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी हैबिट्स हैं, उनमें यही मॉडर्न लाइफ में सब कुछ हमारे मोबाइल में आ गया है। उसमें डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बैंकिंग ऐप हैं या बिज़नेस ऐप्स हैं जो हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गई हैं। तो स्क्रीन टाइम, इवन आप बच्चों पे आपने नाम लिया, तो बच्चों में स्कूल में आजकल जो है वो टैब का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और इवन जो मल्टीमीडिया पर जो क्लासेस हो रही हैं उसका रुझान बहुत बढ़ गया है। तो इस रुझान से मैं मुंह तो नहीं मोड़ सकता, या मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम अपने बच्चों को बोलें कि भाई आप ना इस्तेमाल करें या ना करें, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको इस्तेमाल करने की कुछ हिदायत हैं, जिनमें सबसे कुछ हिदायत मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक हिदायत तो ये कि आप जब भी स्क्रीन यूज़ करें, आपके रूम में लाइट जो है ना वो इनफ होनी चाहिए। सेकंड ये कि ड्यूरिंग मोबाइल स्क्रीन यूज़ अपने आइज़ को ब्लिंक करने की हैबिट बना लें। थर्ड ये कि अपनी स्क्रीन को अपनी आइज़ की हाइट से नीचे ही रखें हमेशा। नंबर 4 ये कि आप जब स्क्रीन यूज़ कर रही हो तो एक हैबिट बना लें कि आपने थोड़े से गैप्स लेने हैं स्क्रीन से। आप स्क्रीन यूज़ कर रही हैं, फिर आपने 1-2 सेकंड के लिए किसी दूर की चीज़ को देखना है। अच्छा, ये कितने मिनट बाद आपको? एवरी 20 मिनट्स पर आपको कोई भी स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़कर
किसी भी दूर, जैसे वॉल क्लॉक हो गया, डिस्टेंस में रखी हुई वॉल क्लॉक होता है हमेशा रूम में, या कोई विंडो है उसको देखें, फिर वापस अपनी स्क्रीन पर आ जाएं। और फिर सबसे अहम बात है कि आप ब्रेक लें, सेशंस में काम करें। अगर आपने कोई ऑफिस का काम करना है जो 1 घंटे का कंप्यूटर स्क्रीन का काम है, उसको आप 20 मिनट की सेशंस में करें। अच्छा, अक्सर आजकल हमारे बच्चों को पहले तो हम भी मतलब पहले भी स्टडी होती थी, हमने कभी नहीं सुना कि ये चीज़ें रिसर्च करें या वो चीज़ें रिसर्च करें। हमने इतने सारे, एक तो बुक्स हमारे पास हमारे पास पहले से जमा हो जाता है, हो जाती हैं, और फिर इनको पढ़ना अलग, फिर टीचर रिकमेंड करती है कि आप फ़लाँ जगह पे रिसर्च करें, कि बच्चों को मोबाइल देना तालीमी ज़रूरी हो, बिल्कुल कर दिया इन्होंने। इससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो गया ना, तो हमें इसके साथ रहना है। इसके साथ रहने के लिए कुछ हिदायत को अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि ना, हमारे सोसाइटी में जैसे स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो जो बच्चे स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, वही आउटडोर एक्टिविटी अब कम करना शुरू हो गए। बिल्कुल, पहले यही था कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते थे वही स्कूल में स्पोर्ट्स भी करते थे, तो उनकी सेहत जो है ना बैलेंस रहता था। अब ये हो गया है कि जो बच्चा स्कूल में भी टैब यूज़ करके आ रहा है, घर में भी टैब यूज़ कर रहा है, वही बच्चा स्पोर्ट्स नहीं कर रहा। तो स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं या बेटियाँ हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आउटडोर एक्टिविटी करें। फिर चाहे वो संडे के दिन सनलाइट में कुछ वॉक कर लें या कुछ स्पोर्ट्स कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये है कि भाई आप अपना हमारी सोसाइटी में आई का जो फॉलोअप है ना, वो ख़त्म हो गया है। हमें अपनी रूटीन बनानी चाहिए कि हमें हॉस्पिटल्स में आना है एवरी 6 मंथ या एवरी वंस अ ईयर। एक नॉर्मल इंसान को बच्चों के साथ आपको चेकअप करना इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि जब आप इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने स्कूल में, तो फिर आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपने आई चेकअप के लिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको टाइमली गाइड कर दें और अकॉर्डिंगली ट्रीट भी कर दें। और इस बेसिस पे मैं मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर को बहुत सल्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने हम जो IOPD है उसको काफ़ी हद तक जो है ना सब्सिडाइज भी किया है, और अपनी OPDs को, स्क्रीनिंग को बहुत अच्छा कर दिया है। हम लोग फ्री आई कैंप्स करते हैं, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी बात है, वो उन कैंप्स में आ सकते हैं और अपना फ्री मुआयना करा सकते हैं। अपने बच्चों को लाएं, अपनी माओं को लाएं, अपनी अच्छा, ये कैंप सिर्फ मुर्शिद हॉस्पिटल के ही जोन में है या बाहर भी है? देखिए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कैंप्स कर रहे होते हैं, पर मुर्शिद हॉस्पिटल जो है स्पेशली जो हब रिवर रोड पर है, ये अपने हॉस्पिटल में फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन होता है वो नेवल है, मार्च गोश है, या फिर हब की सारी पॉपुलेशन है, या फिर बलूचिस्तान के लोग हैं। मैंने तो देखा है कराची के लोग भी आ रहे होते हैं, क्योंकि फ्री सर्विसेज और एक अप टू द मार्क सर्विसेज और एक स्टैंडर्ड ऑफ द केयर प्रोवाइड किया जा रहा हो। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों को कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ना छोड़ा करें और उस वक्त ज़रूर निकाला करें। बल्कि सिर्फ आइज़ नहीं, मुर्शिद हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, जो मुझे पहले नहीं थी, कि बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटाइज़ किया जाता है मरीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब जो चीज़ें आपकी अफोर्डेबल नहीं है, आपकी क्या कहते हैं कि हैसियत से बाहर है, वो चीज़ें आपको आसानी मिल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर डायबिटीज़ का नाम लें हम, डायबिटीज़ की बीमारी जो कि हर चौथे 5वें बंदे को पाकिस्तान में है, शुगर की बीमारी है ही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी आँखों को? और डायबिटीज़ के मरीज़ को जो है कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो चेकअप करानी ज़रूरी? देखिए, डायबिटीज़ जो है वो हमारे जिस्म के 4 या 5 हिस्सों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है, जिनमें हमारे आँखें, हमारा दिल, हमारा नसें, हमारे किडनीज़, ये जैसे समझें कि न्यूरो को, नेफ्रो को, कार्डियक डिजीज़ को और आइज़ को, ये मेजर इनके टारगेट्स हैं डायबिटीज़ की, मेजरली इफ़ेक्ट होते हैं ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स। तो मैं एज ए आई स्पेशलिस्ट आई के बारे में रहनुमाई यही करूँगा कि जो भी पेशेंट होते हैं डायबिटिक, स्पेशली अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनमें आँख के पर्दे की बीमारियाँ, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जो मैंने सबको शुरू में बताया कि मैं विट्रोरेटिनल सर्जन हूँ। बेसिकली विट्रोरेटिनल सर्जन का काम आँख के पर्दे का मुआयना करना होता है, और जो शुगर होती है वो आँख के पर्दे को मुतासिर करती है। तो जो भी पेशेंट डायबिटिक होते हैं और स्पेशली जो इंसुलिन ले रहे हैं,
उनके पर्दे को शुगर जब असरअंदाज करती है तो उनके पर्दों में बहुत सारा खून आ जाता है। और अगर उनका बर वक्त मुआयना ना किया जाए और बर वक्त उसको कंट्रोल ना किया जाए और बर वक्त उनको इंजेक्शंस या लेज़र ना किया जाए तो उनकी बिनाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, हो सकती है। और डायबिटीज़ जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिजीज़ है जिसको बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर ट्रीट करना होता है। मैंने आपको जैसे कहा कि बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, तो हमें एक ही वक्त में बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेशली हमें एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सब में मुर्शिद हॉस्पिटल अगेन जो है ना वो नंबर ले जाता है, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है। और मुर्शिद हॉस्पिटल में डायबिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, हमारे पास नेफ्रो की डॉक्टर हैं, हमारे पास बिल्कुल। और यहाँ पे अक्सर मैंने जैसे कि कहा कि आप मेरे ख्याल से इस सेक्शन के प्रोग्राम में चौथे पाँचवें डॉक्टर होंगे। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छा लगता है एक तो आप लोगों की बातें सुनना, डॉक्टर की बातों से ही लगता है कि वो कितना नेचुरल आपका इलाज, जैसे कि आपने कहा कि हम जितना पहले भी एक साहब आए थे मुर्शिद हॉस्पिटल से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत पसंद आई कि जितना हम नेचुरल रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे या उतना हमारा जिस्म जो है वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे डायबिटीज़ का आपने नाम लिया, बहुत से ऐसे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं लोगों की और उसमें जो टैबलेट्स आते हैं या एंटीबायोटिक जो होते हैं, और कुछ ट्रांसप्लांट के बाद जो टैबलेट्स आते हैं जो कि बकौल उन डॉक्टरों के वो दिमाग जो है वो सुला देता है वो हमारे प्रोटेक्टिव जीन्स को कि वो अटैक ना करें उस चीज़ पे। तो मैंने अक्सर सुना है कि साइड इफ़ेक्ट में आंखों का मोतिया हो जाता है उससे। बिल्कुल। तो ये भी मैंने सुना है कि उसका इलाज करने के बाद दोबारा उसका ख़तरा होता है मोती का, तो क्या ये हकीकत है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेडिसिन जो है उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस ना होने के बराबर है। और जो भी लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं उनको कोई भी उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं बताया जाता। तो इसी सूरत में जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की आप बात कर रही हैं, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक किया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन मेडिसिन का इफ़ेक्ट आंखों पर बहुत ज़्यादा होता है और वो आंखों में सफ़ेद मोतिया या काला पानी कराने का बायस बनती हैं। और जो हम मोती का ऑपरेशन करते हैं उसके बाद उनमें ओपेसिटीज़ बन जाती हैं जिनकी हमें सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वो पेशेंट्स जो ऐसी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी आंखों का मुआयना करवाएँ और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। देखिए, बेसिकली जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन होता है उसी को रेफ़र करना चाहिए, पर क्योंकि वो नहीं करते या फिर पेशेंट नहीं जाते तो इसके से उनकी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम लोग आंखों के लिए देसी घरेलू टोटके भी कर रहे होते हैं। हमें कहा जाता है कि पानी में आंखें डाल के आप ब्लिंक करें तो आपकी आंखों की सफाई होती है। या बाज़ औक़ात हम मतलब कुछ आंखों में शहद डालना या कुछ ऐसी मवाद डालना जिसमें आंखें साफ़ हो जाती हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल आंखें, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और आप एक चीज़ आपने नहीं बताई जो है आई मेकअप, इसका जिक्र आपने नहीं किया। जो ख़वातीन जो हैं वो आजकल बहुत मैं तो अब मुझे तो रोक करना पड़ता है, मेरा काम यही है, मैं क्या करूँ। हम आई डॉक्टर्स को ये बहुत फेस करना पड़ता है बाद में। बेसिकली क्या है, हमारी आईज़ की जो फ्रंट लेयर है, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, वो टीयर्स की बनी हुई है, आंसुओं की बनी हुई है। और ये जो टीयर्स हैं ये हमारी लैशेस के साथ छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पर इनके लिए बहुत सारे ग्लैंड्स बने हुए हैं हमारे कंजक्टिवा में, जो 3 या 4 ग्लैंड्स मिलकर हमारे आँखों की लेयर बनाते हैं आंसुओं की, जो आँख को सूखने से बचाती है, आँख को क्लियर रखती है, आँख की सफाई करती है, इस पूरे सिस्टम को चलाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन है, फिर आपने जैसे बताया कि लोग ऐसे टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ ख़वातीन ऐसा मेकअप इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मेकअप के बारे में ख़ास बता दें। देखिए ना, आजकल जो ड्राई आई कॉमन है ख़वातीन में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मेकअप है। जैसे ही आप मेकअप करते हैं उसकी टेक्निक आपकी गलत होती है तो आप सारे ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है उनको बंद कर देते हैं। जब वो ग्लैंड्स बंद हो गए तो आपकी आंखें सारा दिन टीयर्स प्रोड्यूस करने में लगी रहती हैं कि किसी तरह हम आंसू प्रोड्यूस कर लें, और वो कर ही नहीं पाती। मेरे ख्याल से खासकर लैशेस लगाना जहाँ पे ग्लू लगता है आपकी बिल्कुल ये पलकों के ऊपर। मतलब आप यकीन करें, ख़वातीन जो आई मेकअप यूज़ करती हैं वो 3 to 4 मंथ्स के बाद एक कंटिन्यूस आई पेन, आई स्ट्रेन, ब्लरिंग होना, विजन क्लियर नहीं होना, बार बार ब्लिंक करके फिर क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है उनको।
ये एक अजीब से एक ड्राई आई सिंड्रोम में चले जाती हैं और उनको पता भी नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको पता ही नहीं होता। ड्राई आई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, ये ठीक हो सकती है। ये ठीक हो सकता अगर आप इसका ट्रीटमेंट लें और अपनी हैबिट्स इंप्रूव करें, मेकअप को कम करें और उसके बाद टेक्निक बेहतर करके करें और एक इसका ट्रीटमेंट लें, तो आपकी ये ड्राई आई ख़त्म हो जाएगी और आपके सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात आँखों से लगातार आंसू आना, या जैसे कि आपने मेकअप का कहा, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं मेकअप करती हूँ तो मेरे आंसू, इनकी आंखें जलने लगती है और आंसू आ जाते हैं। हालांकि मैं आंखों के शायद मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा तो क्या ये सेफ़ है या नहीं है? ये भी सेफ़ देखिए ना, आंसू जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक उसमें पानी होता है, दूसरा इसमें म्यूकस होता है, थर्ड उसमें यूवेन ग्लैंड की सेक्रीशन होती हैं। जब हमें जो थर्ड सेक्रीशन होती है वो आंसुओं को उड़ने से, मतलब वेपोराइज होने से रोकती हैं। जब हम मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो वो वेपोराइज होने वाला जो एलिमेंट है, लिपिड का कंटेंट है, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो आंसू हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी मेकअप कैसे हो जाता है? और अगर हमें सेफ साइड क्या करना, कैसे मेकअप आपको ये सेफ मेकअप करने का सबसे जो सिंपल तरीका यही है कि आप लैशेस के बाहर तक मेकअप करें। दूसरा ये कि इसकी जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छी हो। उसमें क्लीनिंग में हम लोग जो गाइड करते हैं कि जो बच्चों का सोप आता है, जॉनसन बेबी सोप, वो सोप सबसे लेस इरिटेंट है, आंखों के लिए बहुत कम नुकसानदेह है। अच्छा, आप कहते हैं कि आप अपने जैसे आजकल फेस वॉशेस आ गए हैं या ऐसी चीज़ें, तो वो यूज़ ना करें, बल्कि वो जो केमिकल से थोड़ा सा कम केमिकल जिस प्रोडक्ट में हो वो उसमें जॉनसन बेबी सोप जो है वो बहुत लेस इरिटेंट है। वो आपकी आंखों को इरिटेट नहीं करेगा और आपको टाइम मिल जाएगा अपनी आंखों को रब करके साफ़ करने का। तो आपकी क्लीनिंग इंप्रूव कर लें। अगर आप मेकअप छोड़ नहीं सक रहे हैं और मेकअप से जो है ना उसकी छोड़ नहीं सकते कि मजबूरी है हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आइज़ के हिसाब से। अच्छा, आजकल तो हम लोग तो खैर यहाँ पे आके हमें मेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन है। आप मर्दों को तो सलाम है, बगैर मेकअप के बैठ जाते हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो होस्ट हो। तो हमें एक देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमें माहौल में खुद एहसास कमतरी दी जाती है। हमारे एड्स देखें ना, मतलब एक सांवली लड़की के लिए रिश्ता नहीं आ रहा होता, वो कोई प्रोडक्ट लगा के गोरी हो जाती है। exactly. और फ्लां क्रीम से गोरी तो गोरापन जो है वो हमें ज़्यादा बताया गया कि भाई अगर आप सांवले हो तो आप बदसूरत हो, आप किसी को पसंद नहीं आओगे। जो कि एक प्रोडक्ट बेचने वाले का काम यही होता है कि पहले वो कॉम्प्लेक्स देता है आपको। लड़कों को क्या है, मोबाइल का जो है, गाड़ी का, या कोई शेविंग क्रीम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कि भाई ये बॉडी स्प्रे लगाओगे तो इस तरह से होंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ये जो एहसास कमतरी दी जाती है, हम औरतों को ज़्यादा दी जाती है। तो हम क्योंकि मुतासिर होते हैं मीडिया से, तो हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं लगेंगे जब तक हम मेकअप ना करें, जो कि बहुत गलत तासुर है। ये हमारी माएँ बहुत प्यारी लगती थी जब वो मेकअप नहीं करती थी, वो ज़्यादा मेकअप ही नहीं करती। ये हमारी सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये ज़रूरत, ये एक हेल्थी जो सोसाइटी होती है ना, जो ग्रो करती है, ये उसमें ये चीज़ें नहीं होती। जिन सोसाइटीज़ में इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि जो गोरा है उसको प्रायोरिटी देनी है, या फिर इस तरह की जो जिनकी कोई अहमियत नहीं है, वो सोसाइटियाँ ग्रो नहीं कर पाती। ये बेसिकली एशिया में ज़्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। और इनके प्रोडक्ट बिकते भी यहाँ ज़्यादा है बनिस्बत बाहर के। यहाँ पे उनके ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं और आजकल हर दूसरा बंदा कोई ना कोई क्रीम बना रहा होता है। खैर वो तो अलग बात है, इससे भी बहुत आंखों में फ़र्क पड़ता है। जो हम गोरा करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं, ये जो क्रीमें हम यूज़ करते हैं उनका आंखों पे बराह रास्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और ये ब्लीच क्रीम जिसको सूंघने से ही आंसू निकल आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आंखों में बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती हैं। अच्छा, आप झिल्ली का नाम ले रहे थे, जो हमारी ऊपरी जिल्द है आंखों की, वो कितना अफेक्ट हो जाता है इन चीज़ों से, और उसका इलाज अगर वो खासा डैमेज हो तो क्या वो ख़तरनाक है? देखिए, हमारी झिल्ली की बहुत सारी लेयर्स हैं, उनमें से किस हद तक डैमेज है उसका इलाज उस हद तक मुमकिन होता है। अगर तो मुकम्मल डैमेज हो गई है, जो बहुत एंड स्टेज होती है, उसमें तो इलाज मुमकिन नहीं होता। पर अगर सिर्फ ऊपरी लेयर डैमेज है तो उसका आजकल बहुत से इलाज मुमकिन हो गए हैं। तो जैसे आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब ट्रीटेबल डिजीज है। तो क्या इसके लिए मतलब प्रॉपर एक टैबलेट मेडिसिन लेने पड़ते हैं आप, मतलब चेकअप कराने के बाद? ये भी अगेन डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। जो अगर बिल्कुल माइल्ड डिजीज़ होती है तो हम लोग विद लुब्रिकेंट्स या आई ड्रॉप्स से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं।
फिर अगर कोई बहुत ओपेसिटी ऐसी हो गई है तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है। चलिए ठीक है, इस बारे में हम और बात करेंगे। हम डाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या हमारी डाइट जो है हमारी आंखों के लिए मुफीद है जो आजकल हम ले रहे हैं, या हमारे बच्चों की डाइट जो है आजकल जो खाने पीने का तरीक़ेकार हो गया है, जो रहने का तरीक़ेकार हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी सवाल पूछेंगे अपने डॉक्टर के साथ। ऐसा नहीं हम बाज़े इल्म ज़ीरी की मर्ची खासकर मन खासकर शमेक बेगो मना खौफ ज़्यादा होती तो गोली चारू का ज़ीरे या कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गो बेटा। गोली चारू का वर्षत की ब्रेकांची सारी मगप्पी चम्मानी बारे और ख़ास कर मैं एक शुमारे कपी को शिकलूटा कि आमुदा हेल्थ इशू बह गया आमुदा के सदारती तौर पे गवर्नमेंटी नेमगंची हमारा हेल्थ में बजट नहीं सी अबास कम बजट नहीं हमारा बिल्कुल भी सहूलियात प्रोवाइड न करना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुरवी तो यक कतार यक लाइन ही आई तो कभी हाइजीन चीज़ ने साफ़ सुथरा ही नहीं थी गंदगी मतलब अगर मम बुरवा मनी डोली मर्दम तो तची मना बीमारी पसंद है मना उधर कतारे तो कोश तक पसंद है अमदा कसी कोमक कनगी हेल्प कनगी और अगर कसी सरपदी रहेगी शुमारा की कप भी आयता और व्यक्ति हेल्थ ख्याल है तो अल्लाह बेदी के माँ बा अमल भी बीच सच्ची। अच्छा, हम डाइट की बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों की जो डाइट है वो अब बिगड़ चुकी है, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं। ख़ासकर एक ऐप है उसमें हम जो भी चाहें मंगा सकते हैं। हाँ आप नाम ले रहे थे तो हमारी डाइट बहुत बिगड़ चुकी है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है हमारी हेल्थ को और हमारे यहाँ? देखें इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि अगर लोगों को अंदाज़ा होना तो वो ये सब चीज़ें ये ऐप ही जो है ना इंस्टॉल कर दें अपने मोबाइल से। पर क्या कर सकते हैं, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि आँखों की सेहत के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जब हमारी आजकल की जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं जिनमें आँखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उनमें आँखों की जो न्यूट्रिशन है उसको भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें सबसे अहम जो है वो है हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, चाहे जैसे अब हमारे स्पंज हो गया, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर कैरेट जिसको हम आम ज़बान में गाजर कहते हैं उर्दू में, गाजर का इस्तेमाल अपने सीज़न में इसका जूस पीना या इसको जितना हो सके खाने में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फिर फ़िश जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, तो मैं अपने पेशेंट्स को या सब जो हमारी पाकिस्तानी लोग हैं इनको यही गाइड करूँगा कि अपनी डेली रूटीन में फ़िश को, ग्रीन वेजिटेबल्स को और कैरेट को बहुत ज़्यादा लेकर आएँ अपनी डाइट, अपने बच्चों को इन हेल्थी डाइट की तरफ लेकर आएँ। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल का आपने नाम लिया तो ये तो सलाद की सूरत में अगर हमें मिल जाए तो हम ऐसे ही खा लें, जो कि बहुत मज़ेदार भी होता है। मैं अक्सर ऐसा करती थी जब मुझे डाइटिंग करनी होती थी तो मैं क्या करती दही के साथ जो मिक्स करके थोड़ा अपनी जायकेदार चाट मसाला वगैरह बना के तो मैं पूरा दिन खा लेती थी। हाय मेरे मुँह में पानी आ रहा है लेकिन अगर हम नाम लें ग्रीन सब्ज़ी के पकाने का तो हमारी तो औरतें माशाल्लाह 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 ये इतना बेहतरीन पकाती हैं कि एक तो पकाती इतना है, उसको इतना हीटअप कर देती है कि सारे तासीर ही ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा हम लोग तेल और मिर्चों का जो इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जो ग्रीन सब्जियों की ताकत है जी बिल्कुल बच जाती है? नहीं, बिल्कुल इसका यही वजह है कि हम लोग ये सब्जियां इस्तेमाल कर भी रहे हैं, स्टिल वी नीड सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन ए। तो ये बेसिक रीज़न यही है कि हम ओवर कुक्ड जो मील होता है जिसको हम लोग हमारे इतना पका देते हैं कि उसमें जो उसकी जो प्रोटीन हैं या उसकी जो विटामिन हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो बिल्कुल हमें खाने को अंडर कुक या भी नहीं करना चाहिए, ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कुकिंग करनी चाहिए। और विटामिन ए में जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन सब्जियों में जो सलाद का आपने बोला उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। फ़िश को भी जो है ना वो कोशिश करके अपनी रूटीन में लेकर आएँ। बहुत से लोग फ़िश नहीं खाते, सी फूड तो खाते नहीं है तो वो रूटीन में लेकर आएँ।
और कैरेट जो है ना वो तो बेस्ट है और इजी, सस्ता भी है। इजी। अच्छा, सस्ता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार में बआसानी मिल सकती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारी बुज़ुर्ग थी, जो हमारे जैसे मेरी अम्मी थी या उनकी अम्मी थी, वो क्या करती थी, वो पालक को जो है उबाल के उसको स्मैश करके वो दही उसमें मिक्स करके वो बच्चों को खिलाती थी कि उनमें आयरन वगैरह, हालांकि उनको नहीं पता होता था तब कि विटामिन क्या हैं। बिल्कुल, ये तो आजकल हमें पता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, हमारी अम्मियों को नहीं पता होता था, लेकिन फिर भी वो पालक जो है वो उबाल के उसमें दही डाल के खिलाया करती थी। आप यकीन करें हमारी ओपीडीज में मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, उनको विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि मिडिल क्लास जो अच्छा खाना खा रहे होते हैं, खा सकते हैं, पर उनकी चॉइस इतनी अजीब हो गई है, या उनका कुकिंग या उनकी, मैं तो यही समझता हूँ जैसे बेवरेज हो गई या ड्रिंक्स हो गई, ये इस्तेमाल करते हैं जो हेल्थी आम हो गई है। अब वो हेल्थी फूड जो थे उनको छोड़कर लोग इनकी तरफ आ गए हैं। अच्छा, आजकल हमारे बच्चे जो हैं, एक तो फ्रेश जूस के हम रिकमेंड करते हैं, फ्रेश जूस के बजाय कोई केमिकल वाला जूस जो है, मैंगो हो गया, हम समझते हैं कि वो हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए ठीक है। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक तो इतना आम है कि पानी की जगह बच्चे अभी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। और ये जो ड्रिंक्स हैं, कार्बोनिक ड्रिंक्स हैं, ये हमारे जिस्म से जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनको डीमिनरलाइज कर रही होती है, हमारी बोन्स को वीक कर रही होती है, हमारे टीथ को वीक कर रही होती हैं। तो मैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि हमें अपनी जनरेशन्स को अगर कोई गिफ्ट देना है तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट होता है ना, सेहत होती है। आप अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनको अच्छी सेहत, अच्छी खुराक की सूरत में गिफ्ट करें, और उसमें जो दूध का इस्तेमाल है वो एक रिच सोर्स है, और ये जो हेल्थी फूड है, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना, ये अपने बच्चों को तालीम के साथ अच्छी खुराक और अच्छी सेहत गिफ्ट करें, बजाय इसके कि उनको आप मोबाइल से गैजेट्स गिफ्ट करें। ये गिफ्ट बहुत ज़रूरी है। ये गिफ्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में भी जब बच्चे रोते हैं तो उनको 50,000 तो 60,000 माएँ जो हैं वो जाके कहीं कमेटी लगा देती हैं या किसी से मांग लेती हैं, या रूटीन की जो हमारी इनकम है उसमें से कहीं ना कहीं से वो मोबाइल 50-60 हज़ार का दे देती है, लेकिन हेल्थ का ख्याल, यानी कि आप अपने बच्चों को चारों तरफ से जहर दे रहे हैं। ये ऐसे स्लो पॉइजन होते हैं, गोली चारूकांची स्लो पॉइजन हुआ कि इंसान हेल्थ वास्ता बाज, खासकर मैं वास्ता और मैं चुप तो बाज मासूमा एनी हेल्थ वास्ता चिक्का बाअसरा। अगर हम देखें, अगर हम खाने पे देखें, अगर हम बच्चों की तरबियत पे देखें, उसकी जहनी तश्कील पे देखें, या उसकी रूटीन पे देखें, हम लोग कुछ भी गौर नहीं कर रहे। हम लोग उसकी ग्रोथ ही ऐसे कर रहे हैं कि उसको बड़ा होके कमज़ोर होना ही है। एग्जैक्टली, उसकी बोन्स की ग्रोथ, उसकी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है ना, वो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचुरली उसको बिल्कुल डैमेजिंग करने से कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम पाकिस्तानी वो माँ बाप हैं जो खुद अपने बच्चे को जिंदा मार रहे हैं। हम लोग उसको पॉइजन जहर दे रहे हैं। ये ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को ख़त्म करता जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकते नहीं जा रहे। बच्चों की आंखें सूज रही हैं, उनका मुंह सूजता जा रहा है, वो सारा दिन सारी रात मोबाइलों में, उनकी रेज़ उनको अच्छा, मोबाइल के रेज़ कितने ख़तरनाक होते हैं। देखिए, मोबाइल की जो लाइट है यही है कि हमारा एक्सपोजर जितना बढ़ता जा रहा है, आई की डिजीज इतनी कॉमन होती जा रही हैं, फिर हमारी जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी सनलाइट है उसमें यूवी लाइट का एलिमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर हमारे घरों में बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें डिफरेंट किस्म की यूवी लाइट का इस्तेमाल बढ़ गया है। ये डायरेक्टली हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हमें वापस अपनी हेल्थी और रूटीन लाइफ पर आना पड़ेगा और इन केमिकल्स और इन रेस से बचना पड़ेगा। बस हमें ज़रूरत है आदत को चेंज करने की। अपनी आदत भी बदलें, अपने बच्चों की आदत भी बदलें। आजकल माएँ मोबाइलों में लगी हुई है, बच्चों के क्या मतलब, मैं कभी कभी पिक्चर्स देखती हूँ जो बहुत अच्छा माशरे के बारे में सूरत हाल को बयान कर रही होती हैं, जो साइलेंट मैसेज होती हैं कि भाई माँ जो है वो टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, बच्चे को फीडर जो है मुंह के बजाय कहीं और, वो माँ को पता ही नहीं होता वो क्या दे रही है बच्चे को। खैर, अगर हम आपके हॉस्पिटल का नाम लें, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, तो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं लोग हैं वो बाआसानी कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम आपने बनाया हुआ है और आपके फाउंडेशन के तवज्जुह से वो कैसे रब्ता कर सकते हैं, कितना आसान है किसी भी मुश्किल इलाज का करना?
बनस्पति? देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जिसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनको इलाज की ज़रूरत है और उनको सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। फिर उनके दिलों में बहुत सारी फिर ये कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड बॉडी है और एक लंबे अरसे से साइलेंटली जो है ना पेशेंट को सर्व कर रही है। ये जो है ना फंड रेजिंग को भी देखती है ये बॉडी, और उसके साथ पेशेंट असिस्टेंस और पेशेंट वेलफेयर में एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। और इनके मैं आपको मोहतात अंदाजे से बताऊं कि 2015 से 2020 में मोर देन 61,000 लोग जो हैं जिनको इन्होंने वेलफेयर असिस्टेंस प्रोवाइड की है। और ऐसे लोग जिनको जो वाकई में ज़रूरतमंद थे उनको उन्होंने अप टू द स्टैंडर्ड जो है ना वो इलाज प्रोवाइड किया है। मैं आई स्पेशलिस्ट अपने डिपार्टमेंट को रन कर रहा हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में PWA ने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के ऑपरेशन फ्री करवाए हैं जिनकी वजह से वो पेशेंट्स की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। जो पहले अपने घरों में डिपेंडेंट थे, आज वो इंडिपेंडेंट होकर अपने काम पर वापस आ गए हैं। और ये जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ये फंड रेजिंग करके डिफरेंट किस्म के कैंप्स कराती है, जिसमें आई के कैंप हो गए, TB के कैंप हो गए, गायनी के कैंप हो गए, यूरो के कैंप हो गए, नेफ्रो के कैंप हो गए, न्यूरो के कैंप हो गए। उसके बाद ये डे टू डे जो पेशेंट आ रहा होता है हमारी OPD में उसको सब्सिडाइज कर रही होती हैं। पेशेंट के पास जितने भी पैसे कम हैं तो वो उनको एक बहुत इजी वे में उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। फिर ये कि ये पेशेंट को टारगेटेड करके उनको हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे पेशेंट की डिजीज़ अगर बहुत सीवियर है तो उसको एक स्पेसिफिक फ़ंड की सूरत में जो है ना वो उनके इलाज के उस पेशेंट के लिए डेडिकेटेड फ़ंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इस इदारे का एक वाइटल जो है ना वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इसने हमारे पेशेंट को बहुत हेल्प किया है। बिल्कुल। और इनका बहुत रोल है मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में। और ये बड़ी बात है यहाँ पे, मैं यही बलूची में कह रही थी कि यहाँ पे जब हमारे मुल्क में जो है बहुत अजीब सा सूरत हाल, हम बात कर रहे थे कि हम बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसकी वजह हम खुद ही हैं। खैर, हम ना अपना ख्याल रखते हैं, ना अपने अपनों का ख्याल रखते हैं, ना अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। जो हमारा मजहबी एक हुक्म भी है हम पर, हम वो भी फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ लोग हमारी हेल्प करते हैं या हमें बता रहे होते हैं या गाइड कर रहे होते हैं, हमारी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, ये अच्छी बात है कि उनको, वो जो हमें सपोर्ट कर रहे थे, मैं हमेशा कहती हूँ जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं इस सूरत हाल में, हम उनको सपोर्ट करें। अच्छा, इसके अलावा बस बहुत मुख्तसर टाइम हमारे पास रह गया है, लेकिन मैं आपसे कुछ मुख्तसर सवाल भी पूछना चाह रही हूँ और ये मेरे अपने सवाल हैं कि एक तो होता है, और ये जनरल सवाल है, ये जो आँखों का बहंगापन होता है उसके बाद हम लोग लेंसेज पहन लेते हैं जिससे आंखें सीधी हो जाती हैं और हमें दिखती भी हैं। तो क्या ये मतलब ये नॉर्मल है? मेरे कज़न के आंखें ऐसी हैं, बचपन से बहुत बहंगी और वो हैं कमज़ोर, जिसको हम कहते हैं किसी बुखार की वजह से शायद होता है, टाइफाइड की पता नहीं किसकी। तो क्या ये मतलब सही है कि बहंगी आँखों में अगर हम लेंस पहने? देखिए, बेसिकली आँखों का बहंगापन है जिसको हम मेडिकल टर्म में स्क्विंट कहते हैं, स्क्विंटिंग आई। बेसिकली स्क्विंटिंग आई का इलाज बहुत अच्छा है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऑपरेट भी हो सकता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एक एज है। अगर पेशेंट 7 इयर्स या 10 इयर्स तक हमारे पास आता है तो उसका, अगर हम उसको आँखों को अलाइन कर देते हैं, उसका स्क्विंट ठीक कर देते हैं, तो उनकी आँखें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट, देखिए हमारी दोनों आंखें मिलकर हमें एक ही चीज़ दिखा रही होती हैं। तो ये जो इसको हम ये जो कोऑर्डिनेशन है ये 7 साल से तक की उम्र में बन रहा होता है। अगर हमने इस उम्र में बच्चे की आंखें सीधी कर ली तब तो बच्चा दोनों आंखों से देखने की सलाहियत बरकरार रखता है और उसकी आंखें मुकम्मल सीधी हो जाती हैं। पर कुछ पेरेंट्स या कुछ डॉक्टर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए फिर हम इसका ऑपरेट करवाएंगे, या फिर वो इस चीज़ को टालते हैं कि खुद ठीक हो जाएगा। उससे क्या होता है कि वो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं, फिर हम उनकी आंखों को ठीक तो करते हैं पर वो दोबारा टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो उनमें दोनों आंखों का साथ चलने का जो
सलाहियत है वो कम पड़ जाती है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसके जिस्म के जो अज़ाए वो ट्रेन हो रहे होते हैं। तो ये आप आपने कहते बहुत हैं अच्छा वर्ड यूज़ किया कि ट्रेनिंग टाइम चल रहा होता है। बेहतरीन एज 7 साल है, 7 जहाँ साल पे है। अगर किसी की आंखें ऐसी हैं या इनकी बहुत, हमारे यहाँ रेयर एक चीज़ है कि किसी बुखार की वजह से या किसी चीज़ से आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसका इलाज है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि उसकी एज लिमिट भी है कि 7 साल से अगर आप 7 साल के दौरान अगर आप ऑपरेशन करें तो वो बेहतर है। अच्छा, अक्सर हमारे और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता, तो बकौल आपकी कि वो उनको ये भी नहीं पता कि इसका ये ऑपरेट भी हो सकती हैं। बिल्कुल, इसका ऑपरेट होता है। और मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में मैं स्क्विंट के ऑपरेशन, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन कर चुका हूँ और इसका इलाज मुमकिन है और पेशेंट्स को विज़िट करना चाहिए। अच्छा, एक मुख्तसर मैसेज अगर दें हमारे ऑडियंस को, जो अभी तक बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी आंखों की बीमारियों से अवेयर नहीं है और बहुत से सिम्टम्स जो उनको नहीं आते, जैसे कि आपने कहा कि जो काला पानी है उसके सिम्टम्स बहुत ही कम है, जो है ही नहीं, और तो उसके बारे में आप कुछ सलाह देना चाहते हैं? मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही सबको मैसेज देना चाहूँगा, अपने पाकिस्तानी लोगों को, अपने पेशेंट्स को। मैं तो बीइंग आई स्पेशलिस्ट जो है ना वो आई डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना वो मतलब उनको ट्रीट करना मेरा ज़िंदगी का मकसद है। तो इस मकसद में मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो टाइमली आएँ, वो अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें और छोटा सा सिम्टम हो या कोई भी उनकी बात, मैंने ये देखा है लोग अवॉइड करते हैं। उनका होता है दिल में कि यार ये कोई प्रॉब्लम है, पर वो गुजारा करते हैं, वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो आने से घबराते हैं या फिर नहीं आने को तरजीह देते हैं, या डॉक्टरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि शायद डॉक्टर्स जो है ना वो इस चीज़ मुझे दवाइयाँ दे देंगे, नुकसानदेह दवाइयाँ दे देंगे, या खुदा न खास्ता मुझे ऑपरेशन का बोल देंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी आँख में मोती की ऐसे ब्लरिंग हो रही है, पर वो इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर मुझे ऑपरेशन का बोल देगा या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जो भी ऑपरेशंस करते हैं या जो भी इलाज करते हैं वो पेशेंट के बेनिफिट में होता है, वो पेशेंट को बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए होता है या उनकी बेहतरी के लिए होता है। तो अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें, अपने मुल्क के हॉस्पिटल्स पे ट्रस्ट करें और इन बीमारियों से लड़ने में हमारा साथ दें। और जो बिगनिंग होती है, वो जो बिगनिंग स्टेज होता है उसका, और जो पहला कदम होता है वहीं अगर आपका सीढ़ी तरह आप चलने लगे, आपका पहली सीढ़ी ही अगर आपकी बुनियादी बेहतरीन हो, तो ये जो बुनियादी तौर पे आपको महसूस हो कि आपकी आंखों में या कोई भी आपको बीमारी का कोई भी खदशा हो, ये बुखार के बाद खासकर आपको आंखों में कोई चेंजिंग महसूस हो, बुखार अक्सर ऐसा होता है कि टाइफाइड या मलेरिया या ऐसी बुखारें जो दिमाग पर बासर होती है उसमें आंखें ब्लर हो जाती हैं, आपको महसूस हो कि ये ऐसा हो रहा है, कुछ सिम्टम्स नज़र आए, तो खासकर बुखार के बाद भी अक्सर लोगों को होता है, तो इमीडिएट वो डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे पॉलिसी मेकर्स लोग बैठे हुए हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें जो दुनिया के मुल्कों में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनमें ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है। जैसे हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो मैं अगर और कंट्रीज़ की बात करूं तो उनके लोग चाहते हैं ऑपरेट करवाना, पर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, या जो कॉस्ट सर्जरी की हमारे मुल्क में है वो औरों से रिलेटिवली बहुत कम है, बहुत कम। सिर्फ और अगर पेशेंट्स को अंदाज़ा नहीं है हमारे मुल्क के लोगों को कि इनसे लड़ना कितना मुश्किल है और कितना अल्लाह ने हमें नवाजा है, बिल्कुल, कितनी हमें फैसिलिटीज अल्लाह ने दी हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बल्कि ये तो हर बलोच जो है वो तो खलीज में रहता है, बलोच ज़्यादातर खलीज में भी रहते हैं और ये बात वो जानते हैं कि उनकी फैमिली में भी ऐसा होता होगा। मेरी फैमिली में दुबई में सब रहते हैं, खलीज में रहते हैं, तो उनको वहाँ जो बीमारी होती है वो डॉक्टर को दिखा तो देते हैं, लेकिन वहाँ पे भरोसा नहीं कर पाते, बिल्कुल, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर गलत ऑपरेट कर लेता है या उसको बीमारी का पता नहीं चलता, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जैसे वो पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में जैसे कि आपने कहा बहुत कम अगर हम कहें बहुत कम कॉस्टली होता है ऐसे पाकिस्तान में जैसे ऑपरेशन होती है जो बाहर बनिस्बत बाहर के ममालिक में,
तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं ऑपरेट करने के लिए, हालांकि यहाँ पे उनको टिकट वीज़ा सब लेना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत से इदारे नॉन प्रॉफिटेबल, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो है ना वो जिस तरह पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा लेवल होता है कि पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, पेशेंट को सर्जिकल कॉस्ट में कमी दी जा रही होती है और टाइमली सर्जरी की जा रही होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें अल्लाह ने इस चीज़ में बहुत नवाजा है। कि बात वही आपकी होती है कि हमारे भरोसे को इतना धचका लग चुका है कि हम लोग अब मैं कल यही बात करी थी कि हमारे जो है बहुत ये जो खासकर हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सब मास्टर जी, अच्छा मैं बलोची में बोल सकती हूँ, वो मैं बोल जाती हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे बलोची में बोलना है और यहाँ पे मैं उर्दू में बात कर सकती हूँ। तो बाज़ औकात जो हेल्थ वर्कर बोली चारू कश में गई दफ़ा काई में यकीन बिकने अमी वैक्सीनेशन जो मारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी फ्री या अमी वैक्सीनेशन डॉक्टर मारा अमी सेम वैक्सीनेशन गवर्नमेंट नेम का डॉक्टर्स हम प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट क्लिनिक का भी रहा माँ प्राइवेट क्लिनिक का रोगी मारा 14-15 हज़ार रुपये लगे, लेकिन माँ गवर्नमेंट अमी मारा फ्री प्रोवाइड करेंगी माँ उधर नवुश्त गई। हेल्थ वर्कर का गया मैं लोग दफ़ा मैं पोलियो ड्रॉप्स वारिंगत पोलियो जो कि अंची बीमारी जो कि दुनिया तो का ख़त्म तबले पाकिस्तान और चंद अंची ममालिका क्या है पोलियो बीमारी अंगा तक अस्ती अंची जानलेवा यानी कि जिंदा जानलेवा बीमारी के बैदी के माशी इलाजा अल्लमा बिकनी थी या शरा सेफ बिकनी थी चुका ना। तो आम लोग दफ़ा का बल मायरा बिल्कुल भी इज़्ज़त न दी तमीज़ रखनी और आईने बिल्कुल एक आम तरीका है कि मैं हेल्थ वर्कर हाँ चूँकि मैं डॉक्टरी और आई इनके अलावा बैद की माँ ये चीज़ा सही सरा वैद भी कि मुल्क को बाज़ इनकी मरदूम मैं हेल्प करने वास्ते तैयार हाँ। जैसे कि आपने कहा कि भरोसा नहीं कर पाते लोग, तो अक्सर हमें जो चीज़ हम पैसों से अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही होती है उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड माइंड है ये हमें बहुत रोकती है चीज़ों को और ख़ासकर हमारी हेल्थ की वजह से। हमें लोगों को जो है वो लगता है कि शायद जो हॉस्पिटल या जो ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिट हैं वो इतना अच्छा ऑपरेशन नहीं करती है। जैसे लोगों में एग्जांपल दूँ आपको कि वो उनको लगता है कि हम जब अगर हम पेमेंट नहीं करें तो हमारे में लेंस अच्छा नहीं डाला जाएगा या ये सब बातें क्वालिटी का होता है। पर ट्रूली स्पीकिंग मैं अपने हॉस्पिटल की तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ पर जो है ना देयर इज़ नो डिफरेंस इन पेशेंट्स जिनकी वेलफेयर पे होती है या फिर जो है ना उनकी पेड पेशेंट्स होते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर सर्जरी, इन देयर उनकी जो भी नर्सिंग केयर होती है जो भी है, और इन सब फैसिलिटीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रीट किया जाता है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आप अगर मज़ीद कोई मैसेज देना चाहते हैं मुख्तसर तो आप दे सकते हैं। बस मेरा मैसेज यही है कि अपनी आँखों की सेहत का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और जो है ना वो इस मुल्क को हमने ही आगे लेकर चलना है, तो हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही हम इस मुल्क को अच्छे से आगे ले चल पाएंगे। उम्मीद है उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करने का, बहुत हेल्थी प्रोग्राम किया, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोली शाहरुखा हमारा मैं कोशिश समझे कि माँ शुमार चीज़ें सरपदी बेदे के मुल्क के तो का अंगा हम अंची हॉस्पिटल्स या अंची डिपार्टमेंट हस्ता जो हमारा फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर गया बैद के मायना बुरवी मवती चेकअप अल्लामा बिकने ई दौरे तो का जब हमारा बात ज़रूरत है कि मैं चश्मा या साल इस तरह और चेकअप अल्लामा बिकने थी सेहत ख्याल बिकनी होती वरग वर्दना खासकर होती डाइट चेंज बिकनी खासकर मैं चुक्कनी या मैं जो रूटीन है वापस गए पादा गई या स्क्रीन चार गया ये बाबत मगब को और यांची सेफ्टियाँ जो मारा कनक ज़रूरियाँ अमशी माँ प्रोग्राम में बात बीता हालास नहीं मना जमा कबल चर बेता इजाज़त पति ख्याल बिकनी थी मात पे ख्याल अल्लाह मन निमगंची अल्लाह में